हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले 2 मिनट देखेंगे इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, फिर देर आफ्टर इस चैप्टर को हम करेंगे कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, आइए हमारे कोर्स में। तो बच्चों, हमने बात करी थी कि हमको इस चैप्टर के अंदर 11 पॉइंट्स पढ़ने हैं और हमने 11 में से 10 पॉइंट को जो पढ़ लिया है और बस हमको 11वां पॉइंट पढ़ना, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि टारगेट अचीव करने के चक्कर में जो सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अनसरप्लस, एक्सप्लॉयटेटिव, अनफेयर प्रैक्टिसेस में आते हैं, जिस वजह से हमारी हेल्थ पर, हमारी जेब पर असर पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था कि पहले एक अप्रोच थी बायर, तू सावधान रह के सामान खरीदियो। अब क्या हो गया, सेलर, तू सावधान होकर प्रोडक्ट बेचियो। फिर हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंज्यूमर फेस करते हैं। इसके अंदर हमने 10 प्रॉब्लम पढ़ी थी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एडल्टरेटेड गुड्स मिल जाते हैं, डिफेक्टिव गुड्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा डुप्लीकेट्स गुड्स मिल जाते हैं, जो कम प्राइस पे दिया जाता है, सर्विसेज बहुत बेकार दी जाती है। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर हमने कंज्यूमर के अंदर पढ़ी थी 3 इंपॉर्टेंस और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ी थी 5 इंपॉर्टेंस। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। फिर हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर क्या है। इसके अंदर हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन देखी थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है और आपको वो कानून की डेफिनेशन रटी रटाई लिखनी पड़ेगी। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी कंज्यूमर क्या है, जो या तो गुड्स खरीदेगा या तो सर्विस अवेल करेगा। कंसिडरेशन के बदले में पे कर दी हो, पार्टली पे कर दी हो, प्रॉमिस कर दी हो, डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम हो। तीसरा क्या पॉइंट क्या था इसके अंदर, खरीदी किसी और ने लेकिन यूज आप कर रहे हो उसकी परमिशन से, तो आप कंज्यूमर कहलाओगे इन 3 केसेस के अंदर। चौथे पॉइंट के अंदर क्या दे रखा था, अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया है तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। क्या ये चीज क्लियर? ओके। इस हमने पॉइंट पढ़ा था, 7 केसेस देखे थे कि कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंज्यूमर खुद, कोई एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, बहुत सारे लोग हो तो उनके बदले में एक, अगर आप मर गए हो तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप 18 साल से कम हो तो आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई लीगल गार्डियन। ठीक है। फिर हमने पढ़ते कंज्यूमर राइट, हमने 6 कंज्यूमर राइट इसके अंदर पढ़े थे। पहला था राइट टू सेफ्टी, दूसरा था राइट टू बी इन्फॉर्म, तीसरा था राइट टू बी एश्योर्ड, चौथा था राइट टू बी हेयर्ड, पांचवा था राइट टू बी सीक रेड्रेसल और लास्ट हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सेफ्टी के अंदर आप प्रोटेक्ट होने चाहिए, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी। इन्फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में खरीदने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब क्या था कि आपको वैरायटी ऑफर करी जानी चाहिए और आप अपनी मर्जी से उसमें से खरीदोगे। राइट टू बी हेard का मतलब क्या है, आपको डिससेटिस्फेक्शन हुआ तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आपकी बात सुनी जाएगी। सीक रेडिसल में क्या था कि आपको रिलीफ मिला जाएगा। और लास्ट में कंज्यूमर एजुकेशन क्या था कि आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको अवेयर कराया जाएगा आपके राइट्स के बारे में, आपके रिलीफ्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसके अंदर हमने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। पहला, आप खुद को अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विस मार्केट में अवेलेबल हैं। स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, ऑनेस्ट रहिए, लेबल पढ़िए। तो ये हमने कुछ पॉइंट इसके अंदर पढ़े थे। ठीक है। इसके अलावा पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो आपके लिए बनाई गई। तो 3 बनाई गई हैं आपके लिए, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करती है, एक स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पे बात करती है, एक नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन जो कंट्री लेवल पे बात करती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कौन कौन सी कंप्लेंट जा सकती हैं, जो 1 करोड़ तक की हो। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, अगर उनको लगता है, कमीशन वालों को लगता है कि आपकी बात जो है मीडिएटर्स के थ्रू सॉल्व हो सकती है, तो वो मीडिएटर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट कमीशन में 45 डेज के अंदर अपील भी फाइल कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा स्टेट कमीशन के बारे में। स्टेट कमीशन में 2 तरह के केसेस जा सकते हैं डायरेक्टली। पहला, जो अपील फाइल हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में, या फिर दूसरा, आपकी जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है वो 1 करोड़ से ऊपर की लेकिन 10 करोड़ तक की है। क्लियर? अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन पर जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन के अंदर 2 तरह के केसेस जाते हैं। पहला, जो स्टेट कमीशन से अपील फाइल होकर आई है नेशनल कमीशन के अंदर वो, या फिर दूसरा, जो केसेस डायरेक्टली 10 करोड़ से ऊपर किया तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जा सकते हो। और अगर नेशनल कमीशन के भी डिसीजन सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अंदर जा सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखा था कि आपको कौन कौन से रिलीफ दिए जाएंगे। पहला, या तो डिफेक्ट को रिमूव करो, प्रोडक्ट को या सर्विस को रिप्लेस करो, या फिर रिफंड करो। कोई चोट लग गई हो तो कॉम्पनसेशन दिया जाए, कोई प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो उसके पैसे दिया जाए। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा
आप वो काम दोबारा नहीं कर सकते हो, वो गुड्स आप ऑफर नहीं करोगे, अगर मार्केट में जा चुके हैं तो रिकॉल कर लोगे, बनाना बंद कर दोगे, और कोई भी अलग तरीके का डैमेज हुआ तो वो भी आप कॉम्पनसेट करोगे। तो बच्चों ये था अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रखा था। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, तो उसके रिलेटेड पॉइंट हमको दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये सिलेबस का पार्ट है। सेशन के एंड होते ही, कब चैप्टर कंप्लीट होने के एंड में आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा, और सिलेबस में आपको दिखा दूंगा कि सिलेबस का पार्ट है। तो पढ़ लो बच्चों प्लीज, एग्जाम में आ गया तो फिर बाद में बोलोगे बताया नहीं था। ठीक है, तो बात करते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। एनजीओस का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोगों के भले के लिए काम करती हैं। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है उन्होंने कि उनका रोल क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने में। पहला ये पब्लिक को, जनरल पब्लिक को एजुकेट करती है बाय ट्रेनिंग बनाना, सेमिनार्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, वर्कशॉप बनाना। इससे वो लोगों को उनके राइट्स के बारे में क्या कराती है? एजुकेट कराती है, लोगों को बताती है कि आप ये काम कर सकते हो, आपके ये अधिकार है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जनरल पब्लिक को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू वर्कशॉप्स। क्लियर, पहला पॉइंट ओके। दूसरा क्या है? वो पीरियोडिकल्स या फिर पब्लिकेशंस छाप सकते हैं, वो मैगजीन छाप सकते हैं, वो पैम्पलेट छाप सकते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए टाइम टू टाइम बेसिस। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? जो 15 दिन बाद, जो 1 महीने बाद मैगजीन छापते हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल्स। तो वो पब्लिकेशन छाप सकते हैं जिसमें वो कंज्यूमर को उनके प्रॉब्लम्स के बारे में समझा सकते हैं, कैसे आप उसको लीगली रिपोर्ट कर सकते हो, कैसे कैसे आपको रिलीफ मिल सकता है, या कैसे कैसे आपको आपके जो भी मैटर आपसे रिलेटेड है, वो सारी चीजें वो उन पीरियोडिकल्स के अंदर, उस पब्लिकेशंस के अंदर, मैगजीन्स के अंदर बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू कंज्यूमर को उनके एजुकेशन दो, उनके राइट्स के बारे में। दूसरा, पीरियोडिकल्स छापो जिनसे उनको अवेयर कराओ। क्लियर, तो पहला था एजुकेट, दूसरा था पब्लिश। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होनी चाहिए, तो आपको उसकी टेस्टिंग भी करानी चाहिए, और आपको पता ना होना चाहिए, पब्लिक को जनरली बताओ कि क्या ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है कि नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज। जो गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्टेड या अप्रूव लैबोरेटरीज हैं, उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करा के उनकी टेस्टिंग कराओ, और लोगों को बताओ कि उनके बेनिफिट के लिए कौन सा है। ये चीज क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? एजुकेट करना, दूसरा पब्लिश करना, तीसरा टेस्ट करवाना। ठीक है, एजुकेशन, पब्लिशिंग, टेस्ट। इसके अलावा लोगों को एनकरेज करना, आई रिपीट, लोगों को एनकरेज करना कि वो अब स्ट्रांगली उस चीज को प्रोटेस्ट करें और एक्शंस लें, अगर उनके खिलाफ किसी भी तरीके की अनफेयर, एक्सप्लॉयटेटिव, अनसर्कुलस कोई प्रैक्टिस करी जाती है, तो इनको एनकरेज करो कि आप प्रोटेस्ट करो। वही ना, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वैसे ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के बोलते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनको एनकरेज करना। क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला, इनको एजुकेट कराना, दूसरा पब्लिश कराना, तीसरा टेस्ट कराना, चौथा एनकरेज करना। क्लियर, साथ साथ याद भी करवा रहा हूं। इसके अलावा उनको लीगल असिस्टेंस भी देना आपका काम है। लीगल असिस्टेंस मतलब क्या है? कि उनको पता ही नहीं है कि कहां जाना है, तो आप उनको बताइए कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। उनको एडवोकेट का सहारा लाके दीजिए, उनको बताइए कि कैसे कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, उनको लीगल असिस्टेंस बताइए, उनको प्रोसीजर बताइए, उनको लीगल एडवाइस दीजिए कि कैसे कैसे वो रिलीफ पा सकते हैं बाय फाइलिंग देयर कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उनके बिहाफ पर कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट। ध्यान रखना, एप्रोप्रिएट। अगर 10 करोड़ की कंप्लेंट फाइल है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे, आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉब्लम, आप नेशनल कमीशन में जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको जो बताया गया है उसी कंज्यूमर कोर्ट में आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। तो रोल ऑफ एनजीओ को क्या रोल ऑफ एनजीओ क्या है? कि वो आपके बिहाफ पर एप्रोप्रिएट या जो रिक्वायर्ड कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं आपके लिए। क्लियर हो गया? लिखा हो ना, ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। 7 पॉइंट जो दे रखा है वो अच्छा है। 7 पॉइंट क्या दे रखा है? जनरल पब्लिक के लिए, जनहित के लिए भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। किसी एक पर्सन के लिए नहीं, जनहित में भी कर सकते हैं। जैसे उनको लगता है कि यार नहीं यार, पब्लिक के संग धोखा हो रहा है, पब्लिक को लूटा जा रहा है, पब्लिक के संग कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जनहित में, जिसके ना PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भी फाइल कर सकते हैं आपके कंज्यूमर कोर्ट के अंदर।
क्लियर। और लास्ट इन्होंने एक दे रखा है कंज्यूमर यूनिटी इंटरेस्ट सोसाइटी जयपुर, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे काम करता है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत सही। पीछे कुत्तों के भौंकने के बाद आप आ सकते हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे साउंड थोड़ी सी अनअवॉइडेबल है। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कंज्यूमर को एजुकेट करना, दूसरा पीरियोडिकल्स को पब्लिश करना, तीसरा टेस्ट करवाना, चौथा एनकरेज करना, पांचवा उनको लीगल असिस्टेंस देना, छठा उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करना, सातवां जनहित में कंप्लेंट फाइल करना, और लास्ट में आपको एक नाम दे रखा है जो ये सारे काम करता है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सही। तो बच्चों अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर देख लिए। मैं फटाफट से आपको दिखा दूं। देखो सारे टॉपिक्स हमारे हो गए, पेज बाय पेज दिखा दूं। देखो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बस एक छोटा सा टेबल बचा है, उसको देख लेते हैं। ये वैसे हमारा टॉपिक हो रखा है, बस एक कंपैरेटिव टेबल है, बस उसको मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा दूं। ठीक है बच्चों, ये वो नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन का थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव टेबल दे रखा है। तो पहले मैंने आपको बताया था इसको अपॉइंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन को भी कौन फॉर्म कम करता है? स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन नेशनल कमीशन को कौन फॉर्म करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये चीज क्लियर हो गया? एक सेकेंड। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन सी कंप्लेंट जाती हैं? जो 1 करोड़ तक की होती है। स्टेट कमीशन में कौन सी कंप्लेंट फाइल जाती है? जो 1 करोड़ से ऊपर की होती है लेकिन 10 करोड़ तक की होती है। और दूसरी कौन सी? जो डिस्ट्रिक्ट से अपील आई है। तीसरा, नेशनल कमीशन में कौन सी कंप्लेंट जाती है? या तो जो स्टेट से अपील होकर आई हो या फिर जो 10 करोड़ से ऊपर तक की हो। क्लियर। इसके अलावा अगर आप सेटिस्फाई न्यू डिसीजन दे तो 45 डेज में आप स्टेट कमीशन जा सकते हो। स्टेट कमीशन से खुश नहीं हो तो 30 डेज में नेशनल कमीशन जा सकते हो। नेशनल कमीशन से खुश नहीं हो तो 30 डेज के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। लेकिन अब बात आती है सर इसके अंदर कौन लोग होते हैं? ठीक है ना, कौन हमारी बात सुनता है? तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 2 अदर मेंबर्स होते हैं। मतलब जो हेड होगा उसका नाम प्रेसिडेंट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना, आई फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर्स होंगे। आई रिपीट, एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर्स होंगे। स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 मेंबर्स होंगे। आई रिपीट, एक प्रेसिडेंट होगा, कम से कम 4 मेंबर होंगे। तीसरा, नेशनल कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 लोग और होंगे। क्लियर। हो सकता है ये जो डेटा है वो आपकी बुक से मैच ना करे, बट मैं आपको बता दूं ये जो मैंने डेटा उठाया है, ये डेटा एक्चुअल में जो कानून में दे रखा है वो मैंने उठाया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर जो आपको डेटा दे रखा है उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो ये जो डेटा है वो एकदम करेक्ट है। एग्जाम में आपको यही लिखकर आना है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। क्लियर। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारे चैनल का नाम क्या दे रखा है? हेडमास्टर सक्षम कत्याल। क्लियर। ओके। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा कि क्या रोल ऑफ एनजीओ हमारे कोर्स का पार्ट है कि नहीं। तो देखो बच्चों, ये आपके सामने एक सिलेबस आ रखा है और सिलेबस में मैं आपको पहले बता दूं कौन सा सिलेबस है। देखो बच्चों, बिजनेस स्टडीज टर्म वाइज करिकुलम, ठीक है, आपका टर्म 2 का सिलेबस है वो दे रखा है। तो जरा देखो, बिजनेस स्टडीज का ये ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब फटाफट से इसके अंदर हम आते हैं अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर पर। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं जूम कर दूं, ये इतना काफी है, चलो मैं जूम ही कर देता हूं। तो जरा एक बार अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये कोर्स में है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्स में है। दूसरा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ ये भी हमारे सिलेबस में है। तो जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो लास्ट ईयर का सिलेबस देख के बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, ये हट गया था, तो उनको लगा इस साल भी वो हट गया है। बट ये सिलेबस हमने देख लिया, ये टर्म 2 का सिलेबस है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसके अंदर रोल ऑफ एनजीओ भी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं।
तो कोई भी टीचर अगर आपको बोलता है कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उनको आप प्यार से रिक्वेस्ट करिएगा कि सर आप एक बार सीबीएसई की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और आपसे वहां पे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।